हेलो हेलो हेलो। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आर के मैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल तो है। एक बार सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दीजिएगा ये वीडियो आप सभी तक ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। अगर सारी ये वीडियो ठीक से ऑडिबल विजिबल है तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, फिर शुरू करते हैं क्लास को यहाँ से। चलिए, थैंक यू फॉर दिस कंफर्मेशन। तो शुरू करें क्लास को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती यानी कि चौपाल बैच की आपकी क्लास चल रही है। टॉपिक का नाम है कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो भी बच्चा हमारे इस बैच में या चाहे इस क्लास में नया जुड़ा है और यहीं से क्लास स्टार्ट कर रहा है तो उसको एक एक चीज समझ में आएगी अच्छे से, और अगर जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है तो उसको तो डबल अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। हाँ, ये मतलब कोई टॉपिक जब नया स्टार्ट होता है ना तो उसकी पहले दिन की क्लास से स्टार्ट करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन आप बीच में घुसते हैं तो फिर दिक्कत होती है ना। चलिए, तो अब ये कंडीशनल सेंटेंस भी 2-3 दिन लगभग लेगा ये क्लास भी आपका, तो उसके हिसाब से आपका ये कंटेंट आगे बढ़ेगा। चलो करते हैं स्टार्ट फिर। तो कंडीशनल होता क्या है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा ये मानते हुए कि आप लोग बिल्कुल जीरो हैं, बिल्कुल बेसिक से ही हम इस चीज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो अब साथ में बेटा पेन पेपर लेके बैठिएगा क्योंकि लिखवाने का काम बहुत कराने वाला हूं मैं। ठीक है, बहुत सारी चीज बेटा आपको लिखवाने वाली मिलेगी ही मिलेगी। करें स्टार्ट। देखिए, देखो बेटा, ध्यान देना। जब भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम इंग्लिश के अंदर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं बेटा, तो हमेशा याद रखें वो दो प्रकार से लिखे जाते हैं। कितने? दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक सेंटेंस होता है आपका रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड, एक होता है आपका रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड सेंटेंस, और दूसरा होता है आपका अनरियल एक्शन के ऊपर बेस्ड सेंटेंस। अनरियल एक्शन, ठीक है, रियल एक्शन और अनरियल एक्शन। देखो, रियल का मतलब क्या होता है? ऐसे एक्टिविटी, ऐसे एक्शन जो रियल में हो रहे हैं, जैसे कि वो खाना खा रहा है, वो जा रहा है, वो सो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, यानी कि रियलिटी में होता हुआ दिख रहा है। अनरियल, काश मैं वहां होता, या अगर वो यहाँ आता, अगर वो मुझसे मदद मांगता, ऐसे हम बोलते हैं ना सेंटेंस, अगर वो मुझसे मदद मांगता तो मैं उसकी मदद जरूर करता, अगर मैं वहां जाता तो तुम्हारे लिए जो है ये चीज तुम्हारे लिए बुक ले आता। यानी कहने का मतलब ये है कि जहां पे हम ये अगर मगर वाली बातें लगाते हैं, अगर मगर काश, ये सब चीजें, वो अनरियल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड कोई भी सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं बेटा, तो उसके लिए सिर्फ ये 3 टॉपिक पे आपको कमांड करनी चाहिए। कितने? सिर्फ 3 टॉपिक पे आपको कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? वो टॉपिक हैं आपके टेंस, वॉइस और नरेशन। टेंस, वॉइस एंड नरेशन, ये 3 टॉपिक पे अगर आप कमांड बना लेते हो बेटा, तो आपका रियल एक्शन के ऊपर बेस्ड कोई भी सेंटेंस आएगा एग्जाम में, आप आराम से करोगे। अभी तक आप देखिए कि जितने भी हमने सेंटेंस पढ़े हैं या जितने भी टॉपिक पीछे पढ़े हैं, कहीं पे भी अगर मगर वाला एक्टिविटी नहीं आया था। सब में रियल एक्शन वाली बातें आ रही थी, अगर मगर कहीं नहीं आ रहा था, है ना। सब में रियलिटी वाली बातें ही बताई जा रही थी। ठीक है, हमने टेंस पढ़ा, हमने वॉइस देखा, हमने नरेशन देखा। ठीक है, तो वहां पे हमने कहीं पे भी ये चीज नहीं देखी थी कि अगर वो वहां होता तो तुम्हारी मदद कर देता, अगर उसकी जगह मैं होता, ऐसा तो नहीं था। ठीक है, तो वो टेंस वॉइस नरेशन से निकलेगा। लेकिन जो अनरियल वाले होते हैं, यानी कि आपके कोई कंडीशन वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ एक ही टॉपिक आपको पढ़ना है। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है बेटा, इसको ही कहा जाता है कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या कहते हैं बेटा इसको? कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, चलो, कंडीशनल सेंटेंसेस। तो अनरियल एक्टिविटी क्लियर हुआ, यानी कि आपके पास कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इमेजिन वाली हो। कैसी? जो इमेजिनेशन वाली हो। इमेजिनेशन आप समझ गए बेटा? इमेजिनेशन का मतलब क्या है? जो इमेजिन करते हैं आप सिर्फ, इमेजिनेशन वाली एक्टिविटी, इमेजिनेशन एक्टिविटी। ठीक है, इमेजिनेशन एक्टिविटी, इन्हीं को कहा जाता है आपका अनरियल एक्शन यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस। यहां तक क्लियर हुआ? कमेंट करके बोल दीजिए यहां तक क्लियर हुआ, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल विवेक जायसवाल जी, बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा। देखो, तो हमने क्या सीखा कि जब हमारे पास इंग्लिश के अंदर हम ऐसा सेंटेंस जो भी कह रहे होते हैं जो सच की घटनाओं पे आधारित होता है, कि वो खाना खा रहा है, मैं जा रहा हूँ, वो पढ़ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो खाना बना रहा है, कुछ भी ऐसा सेंटेंस जो सच में हो रहा है, तो वो हमारा रियल एक्टिविटी पे ऊपर होता है। फिर टेंस, वॉइस, नरेशन, उससे हम आंसर कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी एक्टिविटी जहां पे वो चीज सच में नहीं है, मतलब वो एक्टिविटी जहां पे हम सिर्फ इमेजिन करते हैं कि अगर वो यहाँ होता तो उसकी, अगर मैं वहां होता तो मदद कर देता, अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसको अपनी गाड़ी की चाबी दे देता, है ना, अगर उसके पास और पैसे होते तो वो बुक खरीद लेता, अगर वो टाइम पे पहुंच गया होता तो ट्रेन नहीं छूटती, है ना। ऐसे सेंटेंसेस, तो उसको ही इमेजिनेशन कहते हैं। ठीक है, जहां पे हम ये अगर मगर काश ये सारे टर्म्स लगाते हैं, जहां पे हम ये अगर मगर वाली बातें लगाते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके और आगे चलते हैं। तो अब यहां तो हमने बात कर ली कि सर ठीक है, हमें कंडीशनल का बेसिक्स क्लियर हो गया। बेसिक्स क्लियर हो गया बेटा सभी को, कंडीशनल होता क्या है ये आपको समझ में आ गया। अब एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखो बेटा, ध्यान से समझना। अब कंडीशनल के लिए आपको थोड़ा पहले क्लॉजेस के बारे में पता होना चाहिए। क्लॉजेस क्या होते हैं, राइट? डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ये चीजें आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, तभी आप कंडीशन जान पाओगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, लिखो मेरे साथ, मेरे साथ सेंटेंसेस लिखिएगा। जैसे मैंने कहा, सुनिधि, सुनिधि रॉट अ पोयम। दूसरा, इफ शी सिंग्स ब्यूटिफुली, द टीचर विल एडमायर हर। अगला, मोहित लिव्स, या मोहित, हाँ, लिव्स इन दिल्ली एंड हिज फ्रेंड, हिज बेस्ट फ्रेंड लिव्स इन राजस्थान। ठीक है, ऐसे ये हमने 3 सेंटेंसेस दिए। ठीक है बेटा। मुकेश पाल
हाँ बेटा बिल्कुल कर लीजिएगा, आपको हमसे बात करनी है, ठीक है, टेलीग्राम पे आप हमें मैसेज छोड़ दीजिएगा मुकेश जी, मैं जरूर आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे हमने 3 सेंटेंसेस यहाँ पे हमने मेंशन किए हैं। पहला है सुनिधि रॉच अ पोएम, दूसरा है इफ शी सिंग्स ब्यूटीफुली द टीचर विल एडमायर हर, और तीसरा है मोहित लिव्स इन दिल्ली एंड हर फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड लिव्स इन राजस्थान। ये हमने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे हमारे पास वर्ब कहाँ पे आ रहा है, एक बार जरा मुझे वो बताने का कष्ट करें। वर्ब कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे पहले में वर्ब लिखा है बेटा रॉच, दूसरे में वर्ब कहाँ लिखा है बेटा, तो एक तो लिखा है आपका सिंग्स, ठीक है, और यहाँ लिखा है विल एडमायर, ठीक, तीसरा है बेटा यहाँ पे लिव्स और फिर से लिव्स, ठीक है, लिखा है यहाँ पे भी लिव्स, यहाँ पे भी लिव्स, यहाँ पे सिंग्स एडमायर, यहाँ पे रॉट। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हमने देखा सिर्फ एक ही बार वर्ब आ रहा है, सिर्फ कितनी बार, तो एक ही बार वर्ब आ रहा है, वो है रॉट। सेकंड के अंदर हमारे पास 2 बार वर्ब आ रहा है, एक है सिंग और दूसरा एडमायर। तीसरे में हमारे पास 2 बार वर्ब आ रहा है, लिव्स और लिव्स, 2 बार आया हमारे पास यहाँ पे, है कि नहीं। अच्छा तो आप देखो बेटा हमारे पास जब सेंटेंस में एक ही बार वर्ब आता है तब तो वहाँ पे कोई क्लॉज आप मत कहिए, वहाँ पे तो अकेला एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बना है, एक नॉर्मल सा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जहाँ पे हमारे पास एक से ज्यादा वर्ब आ रहा है वहाँ पे हम उसको क्लॉज कहेंगे। कैसे, देखिए इस सेंटेंस के अंदर बेटा आप गौर करना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका एक पार्ट हुआ ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेंटेंस का दूसरा हिस्सा हुआ, दूसरा पार्ट हुआ। इस वाले में देखो मोहित लिव्स इन दिल्ली, एक पार्ट हुआ, यस और नो। सेकंड वाले में हमारे पास ये दूसरा पार्ट हुआ, हाँ या ना। यानी हम कह सकते हैं कि सेंटेंस का ऐसा हिस्सा, ऐसा पार्ट या ऐसा टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो बेटा, उसी को क्लॉज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्लॉज। तो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा या ऐसा टुकड़ा, ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो, एक्शन वर्ब हो, नॉन एक्शन वर्ब हो, चाहे कोई हंसना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, कोई भी वर्ब हो, फर्क नहीं पड़ता, बस होना चाहिए वहां पे, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ द टीचर विल एडमायर हर, तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास एडमायर वर्ब आया, तो हम इसको भी क्या कहेंगे बेटा, तो क्लॉज कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक की लाइन को। इस पे आ जाओ, यहाँ पे भी एक वर्ब है आपका लिव्स, क्लॉज है, ये भी हमारा क्लॉज होगा, हाँ कि ना, हो गया। तो पहले मैं इस लाइन को लिखवा देता हूँ, ठीक है, अच्छे से इसको हम लिखवा देते हैं। लिखना बेटा मेरे साथ, लिखो लिखो, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस having its own verb, having its own verb is called क्लॉज। सेंटेंस का ऐसा हिस्सा या ऐसा पार्ट या ऐसा टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है, जिसके पास अपना खुद का क्या होता है बाबू, वर्ब होता है, उसी को क्लॉज कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, लिख लोगे अपने आप ही। सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसी को क्लॉज बोलते हैं। समझ में आ गई इतनी बात। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास ये सेंटेंस का टुकड़ा था, अपना खुद का वर्ब है, ये सेंटेंस का टुकड़ा खुद का वर्ब है, ये सेंटेंस का पार्ट खुद का वर्ब है, ये सेंटेंस का पार्ट खुद का वर्ब है, तो हम इसको क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे बाबू, तो क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा इनको, तो क्लॉज कहेंगे, ठीक है। चलो हो गया, बढ़िया। अब आगे चलते हैं, तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई कि क्लॉज क्या होता है, ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। आप ध्यान से सुनना बेटा, अब क्लॉज आपको इतना तो समझ में आ गया कि किसको कहते हैं, ठीक है। देखो अब क्लॉज भी बेटा हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, तो क्लॉज हमारे पास बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं बेटा। एक होता है जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होता है शॉर्ट में लिख लो इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होता है डिपेंडेंट क्लॉज। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है बेटा। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है, डिपेंड कौन सा होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आजाद, जिसको किसी पे निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन डिपेंड का मतलब होता है जो किसी के ऊपर रिलाई कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, वो आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इफ शी कम्स टू मी, इफ शी कम्स टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर, ये सेंटेंस है। जैसे इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेटा हमारे पास सेंटेंस को तोड़ करके देखें, तो इफ शी कम्स टू मी, यहां से यहां तक एक हिस्सा हो गया, आई विल हेल्प हर, यहां से यहां तक दूसरा हिस्सा हो गया, 2 पार्ट हुए, यस और नो, हुए ना 2 पार्ट। तो इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर, तो ये कम्स ये वर्ब हो गया हमारा, विल हेल्प ये वर्ब हो गया हमारा, ये वर्ब हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो इफ शी कम्स टू मी आई विल हेल्प हर, अब ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर ये कहता हूं, सुनना बिल्कुल गौर से, अगर मैं सेंटेंस में से इतना पार्ट मिटा दूं, मान लो मैंने इतना हिस्सा गायब कर दिया, ठीक है, जस्ट इमेजिन, तो अब सेंटेंस को पढ़ के देखना क्या बन रहा है कि इफ शी कम्स टू मी, अगर वो मेरे पास आती है, तो सिर्फ इतना कह के अगर मैं छोड़ दूं तो क्या ये कोई मीनिंग बन रही है, क्या कोई सेंटेंस बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा, अधूरा अधूरा सा लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, राइट। लेकिन अब जरा एक काम करो कि आप क्या करो, इसको आगे वाला पार्ट इतना ना गायब करके देख लो, ये लो इतना पार्ट हमने मिटा दिया, इतने को हमने क्या कर दिया बेटा, तो गायब कर दिया। आप पढ़ के देखो यहाँ पे आई विल हेल्प हर, ये अपने आप में पूरा है, मतलब आगे वाला लिखो चाहे ना लिखो, ये अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है, हाँ कि ना, दे रहा है ना, आई विल हेल्प हर, जैसे आई विल टॉक टू हर, ठीक है, या आई विल गिव हर माई बुक, ऐसे करके, यानी कि मैं उससे बात कर लूंगा, मैं उसको अपनी बुक दूंगा, या कुछ भी ऐसा। तो आई विल हेल्प हर अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर हमने पीछे वाला मिटा दिया तो आगे वाला अधूरा लग रहा था, यानी कि ये अधूरा अधूरा सा फीलिंग दे रहा था, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पे। लेकिन ये इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे वाला लिखो चाहे ना लिखो, इसकी तो पूरी मीनिंग आ रही है भाई। तो अब ऐसे में हमने क्या सीखा बेटा कि जो हमारे पास ये वाला जो है, पीछे वाला जो हिस्सा है आई विल हेल्प हर, ये इंडिपेंडेंट है भाई, इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, आजाद, यानी कि इसको किसी तरीके से कोई दूसरे एक्शन की जरूरत नहीं है। एक्शन लिखा हो तो भी ठीक है, नहीं लिखा है तो भी कोई समस्या नहीं है, तो भी अपने आप में पूरी मीनिंग बन रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कि जो पूरा आजाद होता है। इस पे आ जाओ, इफ शी कम्स टू मी, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं पीछे का मिटा दूं तो ये अधूरा अधूरा सा मीनिंग दे रहा था कि अगर वो अगर मैं वहां होता, इतना बोल के अगर मैं छोड़ दूं तो अधूरी अधूरी सी बात लगेगी।
कि होता तो अगर मैं कहूं आपको कि बेटा अगर आपने इन पांचों के क्वेश्चन करके दिखा दिए, सारे आंसर करके दिखा दिए और इतना बोल के मैं साइड हो जाऊं, तो आप सस्पेंस में आ जाओगे, सर आगे तो बताओ, आगे तो बताओ, आगे क्या है ना? तो ऐसे में सस्पेंस आ जाएगा मामला। तो ऐसे में बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा हो गया डिपेंड करने वाला क्लॉज, यानी कि ये अगले वाले सेंटेंस पे यानी अगले वाले क्लॉज पे रिलाई कर रहा है। अगर ये लिखा होगा तब तो ये ठीक है, और नहीं लिखा होगा तो गड़बड़ है बाबा, इसका मतलब लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? सभी को क्लियर है? कमेंट करके बताइए। यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हमने क्या सीखा बेटा? मोटा मोटा मैं आपको समझ कर देता हूं। जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जो इनकंप्लीट मीनिंग देता है उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको बेटा? समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो लिख दो यस सर 100% क्लियर, इतना लिख दो 100% क्लियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या सीखा कि जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इनकंप्लीट मीनिंग हो गया? शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया हो अगर आपको, तो अब आगे चलते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे आपको कंप्लीट मीनिंग, इनकंप्लीट मीनिंग समझ में आ गया, डिपेंडेंस क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो अब हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम सीखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। क्या सीखेंगे? तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए बेटा, तीन टाइप के बेसिकली सेंटेंस होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, नाम जरूर सुने होंगे बेटा आप लोगों ने इसके, कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरा होता है बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए अब सिंपल, कंपाउंड, क्या वो बफर है? नहीं बेटा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये कैसे? बाकी बच्चे एक बार कमेंट करके बताना बेटा बफरिंग हो रहा है क्या? ये बच्चा कह रहा है बफरिंग हो रहा है। चलिए, बफरिंग हो रहा होता तो बाकी बच्चे भी कह रहे होते, ये एक दो बच्चे कह रहे हैं सिर्फ, यानी बफरिंग नहीं हो रहा होगा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए बेटा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है कि जब हमारे पास एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं पे लिखा हुआ आपको दिखाई दे, तो उसी को कहते हैं सिंपल सेंटेंस। एकमात्र अकेला इकलौता सेंटेंस अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे तो उसको कहते हैं सिंपल सेंटेंस। कंपाउंड में क्या होता है बेटा? एक हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, दूसरा दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज ही होगा। ठीक है, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है बेटा? तो कॉम्प्लेक्स में चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि थोड़ा सा गड़बड़। तो यहाँ पे एक आपका होगा डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा भी डिपेंडेंट नहीं, दूसरा इंडिपेंडेंट। ठीक है, ध्यान रखना, दो डिपेंडेंट तो आ ही नहीं सकते कभी भी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों साइड डिपेंडेंट डिपेंडेंट आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, देख लो फिर से बताता हूँ। सिंपल सेंटेंस, एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज कहीं लिखा हुआ दिखाई दे, वो सिंपल सेंटेंस होता है। कंपाउंड यानी कि दो इंडिपेंडेंट एक साथ मिले, कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट दिखाई दे बेटा, तो वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। समझ में आ गई बात? इतनी जल्दी से कमेंट करके बताइए बेटा, सबको क्लियर हुआ? यस और नो? चलो, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो, इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताइए ये सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? हम्म, बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है, कॉम्प्लेक्स है, साफ साफ पता चल रहा है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास एक डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है, तो अगर दोनों इंडिपेंडेंट होते तो होता ना कंपाउंड। कंपाउंड कैसे लिख रहे हो बाबू? गुड़िया ठीक से लिखो, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, इस पे आ जाओ, इसमें बताइए जल्दी से। हो गया? डन। देखो, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आप लोगों ने जैसे बताया, आप अपना अपना मैच कर लीजिएगा बेटा। देखो फर्स्ट वाला जो है वो हमारा सिंपल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? सिंपल, अकेला लिखा हुआ है ना, तो सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेकंड, यहाँ पे ये वाला जो है हमारा डिपेंड हो रहा है, अगले वाले पे देखो डिपेंड हो रहा है, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमारा इंडिपेंडेंट। जाहिर सी बात है, एक डिपेंड हो गया तो दूसरा अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि दो डिपेंड तो एक साथ आ नहीं सकते। तीसरा देखो, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट है, यानी पूरा आजाद है, ये भी इंडिपेंडेंट है, मतलब आगे वाला लिखो चाहे ना लिखो, पीछे वाला लिखो चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे तो दोनों ही इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गए, तो ये हमारा कंपाउंड हो जाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ऐसे सिंपल, नीचे वाला ये सबसे नीचे कंपाउंड और बीच वाला कॉम्प्लेक्स। ऋषभ गलत। गलत 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 बेटा, ध्यान से किया करो नालायको। चलो देखो फिर से समझ लो, क्या मुश्किल है इसमें?
मैंने कहा सुनिधि रॉट अ पोएम, सुनिधि ने एक पोएम लिखी, इसमें कोई और वर्ब है नहीं, तो ऐसे में अकेला अकेला लिखा हुआ है तो ये सिंपल हो गया। सेकंड वाले आपका इफ शी सिंग्स ब्यूटीफुली, अगर वो अच्छा गाती है तो टीचर एडमायर करेगा, तो यहाँ पे ये डिपेंड कर रहा है इस पे, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लेक्स। तीसरे वाले में मोहित लिव्स इन दिल्ली, अगर इस सेंटेंस के अंदर से इमेजिन करो, अगर इस सेंटेंस के अंदर से मैं ये पूरा मिटा दूं, समझना ध्यान से, अगर हम इस सेंटेंस में से ये पूरा मिटा दें तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा? क्या वो गलत हो गया? बताओ, क्या वो गलत हो गया? नहीं ना, मोहित लिव्स इन दिल्ली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस में से इतना मिटा दूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं इतना मिटा दूं तो सेंटेंस पढ़ के देखना, क्या वो गलत हो गया? क्या वो गलत हुआ? हिज फ्रेंड लिव्स इन राजस्थान, नहीं, ठीक है, मतलब वो दोनों ही अपने आप में पूरे पूरे हैं, तो कोई समस्या नहीं है, तो वो आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। चलो, अब अगर आपको इतना समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है इसका मतलब अच्छे से, तो मतलब मैं थोड़ा थोड़ा तो अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। कमजोर से भी कमजोर बच्चा आराम से सीख जाता है ना बच्चा, कमजोर से भी कमजोर बच्चा आराम से सीख जाता है। हम्म चलिए ठीक है। ठीक है बेटा, सबका आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखना है अब एरर एरर टाइप के क्वेश्चन। एक मिनट, फाइंड द एरर, लिखिए। इफ ही विल रन फास्ट, ही विल विन द रेस। अगला, अगला लिखो। सपोज योर अंकल will come late, what will you do? Next, अगला, in case it will rain, she will not go outside. अगला, I will talk to him if I will go there. चलिए, हो गया, उतार लिया, और दे देता हूं। When Kajal will be 30, most of her friends will be above 35. और if she will invite him personally, he will surely attend the function. एक और, एक आखिरी और दिखा देता हूँ, फिर आप करना इसको। in case you will solve the question the monitor will admire you. करो, उतार लो। जब नोट करने का काम हो जाए तो बोल देना यस सर डन, फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे आएगा। मतलब मैं आंसर तो नहीं बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा, आंसर अपने आप करना है आपको, ठीक है। आंसर तो अपने आप करना है, मैं सिर्फ तरीका बताऊंगा। चलिए, हो गया।
लास्ट में क्या लिखा है, एडमायर, एडमायर। इन केस यू विल सॉल्व द क्वेश्चन द मॉनिटर विल एडमायर यू। चलो मैं बता देता हूँ अब इनका आंसर कैसे निकाला जाता है, लिखिएगा बेटा ध्यान से। एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो, इफ शी विल टॉक टू मी आई विल श्योरली हेल्प हर। यहाँ पर लिखा था, इफ शी विल, रूल अगले पेज में लिख दूंगा, इफ शी विल टॉक टू मी आई विल श्योरली हेल्प हर। ठीक, चलो ध्यान देना बेटा, आपको इतना तो पता ही है कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है, ये तो आप जानते ही हैं, मैंने सिखाई दिया, ठीक है बेटा, ये तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो इफ शी विल टॉक टू मी यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक, ये दो अलग अलग स्टेटमेंट जोड़े हमने, दो अलग अलग क्लॉज जोड़े। जो आगे वाला पार्ट है ये हमारा हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, आप सभी समझ गए, ये होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, डिपेंड और इंडिपेंडेंट क्लॉज। बस अब आपको एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कभी भी वो फ्यूचर टेंस में नहीं बनता, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पे मैं अलग से मेंशन करा देता हूँ, लिखिएगा डिपेंडेंट क्लॉज, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट रूल लिखो, डिपेंडेंट क्लॉज कैन नेवर बी मेड इन फ्यूचर टेंस, इन फ्यूचर टेंस। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनता, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनता। अब क्यों नहीं बनता वो मैं आपको आगे बताऊंगा। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनता, ठीक है, डन। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं बनता, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, ये डिपेंडेंट क्लॉज है सर, फ्यूचर टेंस में तो लिखा है, काटना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे बेटा, तो यहाँ पे ध्यान देना, वर्ब की बेसिकली हमारे पास ऐसे फॉर्म्स होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फोर्थ होता है जो आईएनजी वाला हम लगाते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट फॉर्म जैसे अगर मैं कहता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म क्या बनती है बेटा, वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, ये तो आप सभी जानते हैं, गो वेंट गॉन, और इसी को हम बेटा गो का गोस बोलते हैं, ही शी इट के साथ बनता है ना ये गो का गोस। अच्छा और लेते हैं जैसे कि ईट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट, थर्ड फॉर्म ईटन, और इसी ईट को हम ईट्स बोलते हैं ही शी इट के साथ। एक और लेते हैं जैसे राइट, सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा, तो रॉट, थर्ड फॉर्म होती है रिटन, राइट रॉट रिटन, और इसी राइट को बेटा हम राइट्स बोलते हैं ही शी इट के साथ, है ना, ही शी इट के साथ इसको राइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। चलो वैसे ही टेक टुक टेकन, टॉक 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 टॉक्ड टॉक्ड, और इसी टॉक को हम टॉक्स बोलते हैं ही शीट के साथ, हाँ कि ना, बिल्कुल। और इसी में एक वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है बेटा जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म, वो हमेशा बेस के साथ आईएनजी लेती है, ठीक है, हमेशा किसके साथ, तो बेस के साथ, बेस प्लस आईएनजी। बेस का मतलब कौन सा, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है इसको बेस फॉर्म कहते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो है ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी बाहर वाला, प्राइमरी मतलब बेस वाला। जैसे गो के साथ आपने आईएनजी सुना होगा, गो के साथ आईएनजी बनाते हैं तो गोइंग बनता है, ईट का ईटिंग बनता है, राइट का राइटिंग बनता है, टॉक का टॉकिंग बनता है। कभी भी आपने क्या ऐसा सुना है कि गोस के साथ आईएनजी गोजिंग, कभी नहीं। कभी आपने ईट्स का सुना, ईट्स के साथ आईएनजी ईटसिंग नहीं, राइटसिंग नहीं, टॉक्सिंग नहीं, मतलब बेस फॉर्म के साथ ही आईएनजी आता है, ये ध्यान रखना, ठीक है बेटा। हाँ कट के तो तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट 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 बिल्कुल, तो हमेशा बेस के साथ आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, इस बात का खासा ध्यान रखें आप सभी बच्चे, हमेशा बेस के साथ ही आईएनजी आता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे लिखा। अब इसमें एक और छोटा सा नियम सीखो, छोटा सा एक प्यारा सा बहुत क्यूट सा नियम है, वो ये है कि इंग्लिश में कभी भी अगर हमारे पास कोई मॉडल लिखा जाए तो उसके साथ भी हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही आनी चाहिए, हमेशा, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो बेस लेता है मतलब लेता है, इसे हमेशा इसको अपने बाद वर्ब की बेस फॉर्म ही चाहिए, बेस मतलब ये वाली, ठीक है। जैसे शी हम कैसे बोलते हैं, शी विल गो या गोज, क्या बोलते हैं बेटा, शी विल गो या शी विल गोज, तो शी विल गो, शी विल ईट या ईट्स तो शी विल ईट, शी विल राइट या राइट्स शी विल राइट, शी विल टॉक या टॉक्स तो शी विल टॉक, ऐसे तो बोलते हैं ना, टॉक्स तो नहीं बोलते, शी विल टॉक्स, समझे। यानी कि जब मॉडल आ जाए तो हमेशा याद रखना वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म ही लगाई जाती है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास था शी विल टॉक, तो फ्यूचर टेंस बन रहा था अभी, तो शी विल टॉक है ना, विल लिखा है तो आपका टॉक लिखा है, शी विल राइट, शी विल ईट, शी विल गिव। तो हमने कहा कि भाई डिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनता, तो सर फ्यूचर में नहीं बनाना है तो फिर यहाँ पे इसको काटना पड़ेगा, इसका मतलब, तो सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने यहाँ से विल को तो काट दिया, तो क्या अब ये बन गया, नहीं अभी नहीं, अभी एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि अगर हमारा विल कट गया तो शी के हिसाब से टॉक या टॉक्स, भाई मॉडल था तब तक तो बेस फॉर्म आ रही थी, लेकिन मॉडल हट गया तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, अब सब्जेक्ट तो शी है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, टॉक नहीं आएगा, अब शी के हिसाब से टॉक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो टॉक्स आ जाएगा। तो इफ शी टॉक्स टू मी, इफ शी टॉक्स टू मी, ये ऐसा हो जाएगा, इफ शी टॉक्स टू मी, इफ शी टॉक्स टू मी, डन डन डन, जल्दी बताइए क्लियर हुआ हाँ या ना, इफ शी टॉक्स टू मी आई विल श्योरली हेल्प हर। चलो अब अगर आपको क्लियर हो गया है तो अब इन क्वेश्चंस पे आ जाए, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है इफ ही विल रन फास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे इफ ही विल रन फास्ट, तो यहाँ से देखो आपका इफ लिखा हुआ है, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो क्या करेंगे, विल कट जाएगा, विल के साथ रन की जगह पे क्या आ जाएगा, रन्स आ जाएगा, विल तो कट गया, रन की जगह पे रन्स हो जाएगा, इफ ही रन्स फास्ट। अगला, सपोज योर अंकल विल कम लेट, सपोज योर अंकल, डिपेंडेंट क्लॉज है, तो क्या करेंगे, विल तो काट देंगे लेकिन कम का कम्स हो जाएगा क्योंकि अंकल तो सिंगुलर है, ऐसे सपोज योर अंकल कम्स लेट, सपोज योर अंकल कम्स लेट, इन केस इट विल रेन, अगर बारिश हुई, शी विल नॉट गो आउटसाइड, तो बाहर नहीं जाएगी, तो अगर बारिश हुई तो यहाँ पे विल नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो रेन का क्या हो जाएगा आपका, रेन्स हो जाएगा, इन केस इट रेन्स, क्या हो जाएगा, इन केस इट रेन्स,
हम पे बहुत लंबे नियम कानून है, अभी तो शुरुआत की है, एक क्लास तो अभी बेसिक है, अभी तो आगे और भी नियम सिखाऊंगा, अभी तो शुरुआत है चुन्नू बाबू। अगला, आई विल टॉक टू हिम इफ आई विल गो देयर, तो भाई मैं उससे बात करूंगा अगर मैं वहां जाऊंगा तो। एक बात ध्यान रखो, यहाँ मैंने उल्टा कर दिया इस बार सेंटेंस, डिपेंडेंट पीछे लिख दिया, इंडिपेंडेंट आगे लिख दिया। हर बार क्या कर रहा था, डिपेंडेंट आगे आगे आगे, इस बार क्या किया, इसको पीछे कर दिया। देखो ना, इफ वाली लाइन पीछे आ गई तो उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, मीनिंग तो एक ही है, रूल तो एक ही चलेगा। तो यहाँ पे आपका डिपेंडेंट पीछे लिखा है तो क्या हो जाएगा, आपका विल कट जाएगा। अब आप कहोगे कि सर गो का गोस क्यों नहीं बनाया, और बेटा आई के साथ तो गो ही आता है, गोस थोड़ी आता है। तो इफ आई गो देयर, इफ आई गो देयर, बस इफ आई गो देयर। इज दैट क्लियर? जल्दी से कमेंट कर दीजिए बेटा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अच्छे तरीके से आ गया, इफ आई गो देयर। हाँ, अब एक बार इसको करके बताइए। व्हेन काज यहाँ से नीचे से, इन केस यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, इन केस यू विल सॉल्व द क्वेश्चन द मॉनिटर विल एडमायर यू। तो इन केस यू विल सॉल्व ये कैसे आ सकता है सर, तो इन केस यू विल सॉल्व नहीं आएगा, इन केस यू सॉल्व, है ना, विल कर जाएगा। आप कहोगे कि सर सॉल्व के सामने एस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यू लिखा है ना बेटा, प्लूरल, आई वी यू, इन सबके साथ एस तो नहीं आता। अगला, इफ शी विल इनवाइट हिम, इफ शी विल इनवाइट हिम, तो विल कर जाएगा और इनवाइट का इनवाइट्स हो जाएगा। इफ शी इनवाइट्स हिम। अगला, इसको करके बताओ। वैन काजल विल बी 30 मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड विल बी अबव 35। जब काजल 30 की हो जाएगी तो इसकी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो लगभग 35 की हो चुकी होगी, 35 की हो जाएगी, ठीक है। हम्म चलो देखो, यहाँ पे इसको कैसे किया जाएगा, देखना बेटा ध्यान से समझना इस वाले रूल को। जैसे मैंने वर्ब की फॉर्म्स आपको बताई, ये सारी होती है, उसी तरीके से एक फॉर्म होती है बेटा ये वाली, कौन सी, बी की। एक फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होता है इसका वॉज वर, थर्ड फॉर्म होता है बीन, और इसी बी को हम बोलते हैं इज एम आर, ठीक है। इसी बी को हम क्या बोलते हैं, तो इज एम आर, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, डन। और यही बी का हम बीइंग बनाते हैं जरूरत के हिसाब से। तो अब देखो, जब हमने कहा कि भाई फ्यूचर टेंस में तो विल आएगा नहीं, मतलब फ्यूचर डिपेंडेंट क्लॉज में फ्यूचर टेंस तो आएगा नहीं, तो क्या करेंगे, विल काट देंगे। सर विल तो काट दिया, अब जैसे यहाँ पे इनवाइट का इनवाइट कर दिया था, ठीक है, इनवाइट का इनवाइट कर दिया था, टॉक का टॉक्स कर दिया था, उसी तरीके से बी की जगह पे इज एम आर कर देंगे। जैसे कि आपने देखा ना, गो की जगह गोज लिख दिया था, ईट का ईट्स लिख दिया, राइट की जगह राइट्स लिख दिया था, टॉक की जगह टॉक्स लिख दिया था, इनवाइट की जगह इनवाइट्स लिख दिया था, वैसे ही बी की जगह इज एम आर आएगा, है ना। तो यहाँ पे बी की जगह पे इज एम आर लगा दो, तो काजल के हिसाब से इज। सेंटेंस पढ़ के देखो, अपने आप आ गया आंसर। तो यहाँ पे वैन काजल इज 30, यानी कि जब काजल 30 की हो जाएगी, मोस्ट ऑफ हर फ्रेंड विल बी अबव 35, तो उनकी सभी फ्रेंड्स जो है वो 35 अबव हो चुकी होंगी, ठीक है। और यहाँ पे इफ शी इनवाइट्स हिम पर्सनली, इफ शी इनवाइट्स हिम पर्सनली ही विल श्योरली हेल्प हर, ठीक है, ऐसे। चलो क्लियर हुआ, जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट से एक बार बताइए, क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, डन डन डन। चलो शाबाश, किसी का कोई डाउट तो नहीं रहा, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। बाकी आज की क्लास तो मैंने सिर्फ वार्म अप करवाया, पढ़ाया तो कुछ है ही नहीं। आज की क्लास तो समझ लो बेसिक ही सिखाया, और उसमें भी आपके इतने आंसर आने लग गए हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आपके बनने लग गए हैं, ठीक है। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। देखो बेटा, अगर आपको क्लास पसंद आती है ना, तो आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपका फीडबैक जरूर दिया। फीडबैक देने की बात कर रहा हूँ मैं, कि ये नहीं कह रहा अप्रिशिएट ही करो, फीडबैक दो, कैसा लगा, अच्छा लगा, कम लगा, ज्यादा लगा, कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका, टोन, बोलने का तरीका टीचर का कैसा लगा, ये सारी चीजें कमेंट करके आपका द हिंदू एडिटोरियल की जो क्लास होती है उसके कमेंट बॉक्स में डाला करो, या फिर आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी डाल सकते हैं, या इसके भी कमेंट बॉक्स में, मतलब एडिटोरियल के उसमें कमेंट बॉक्स में डालोगे तो डायरेक्ट दिख जाएगा, मुझे बेहतर रहेगा, राइट। बाकी जैसा भी लगे अपने हिसाब से बताया कीजिए। और सुबह मेरी क्लास सुबह 8 बजे होती है, एडिटोरियल जरूर जुड़ा करिए बेटा इस क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी 1 बजे आपकी एप्लीकेशन पे उड़ान बैच, 3 बजे चौपाल जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 4:30 बजे वो क्या विस्तार, तो भी थोड़ी देर बाद क्लास होगी। बाकी मेरी एप्लीकेशन की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो फ्री कोर्स पे क्लिक करो, और सॉरी द हिंदू एडिटोरियल की बैंकिंग इवेंट पे क्लिक, बैंकिंग फाउंडेशन के बाद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आओ, एडिटोरियल एनालिसिस यहाँ से आप ले सकते हो। और अभी मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है बेटा 4:30 बजे, कौन सी, वोकैबुलरी की, तो उसमें आ जाइएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल।